एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को ही मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिप्रोडक्शन काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म में समझा रखा है। ठीक है, प्रीवियस 2-3 वीडियोस में मैंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म क्या है आपके सामने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी को बनाने के लिए यूनिट है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी को फॉर्म करने के लिए उसके अंदर उसकी यूनिट क्या है, तो आप वहाँ पे आंसर क्या लिखते हैं, सेल्स है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि सेल्स को जब आप और ज़्यादा डिटेल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें क्या नज़र आता है, तो आप क्या देखते हैं, सेल्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम वगैरह, बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जो हर बच्चे को इजीली याद होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसी सेल का पावर हाउस है। ठीक है, तो पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एटीपी बनाने का काम करता है। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया उसको समझिए आप पहले। अब यहाँ पे मैंने बोला पावर हाउस ऑफ द सेल, तो किसकी वजह से बोला, एटीपी फॉर्मेशन की वजह से बोला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं सेल्स के ऑर्गेनल्स के अंदर, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, एक बेटर कैरेक्टराइजिंग फीचर माना जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लैब में परफॉर्म तो कराया जाता है, वो लैब में भी परफॉर्म कराया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शंस जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद फॉर्म कर सकते हैं लैब में। ठीक है, आप वैसे मिलते जुलते रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरीके से फॉर्म होता है, उसका डिसोसिएशन किस टाइप से होता है, बट आप वहाँ पे क्या नहीं कर सकते, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत मुश्किल आ जाती है आपको। ठीक है, तो सेल को जब आपने और डिटेल में देखा तो आपको पता चला कि सेल किससे मिलके बना होता है। सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, इसका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो सेल से अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। जब आप सेल्स को यूनाइट करते हैं तो क्या बनता है, टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंस अब यहीं से क्लियर होता जाएगा आपको। ठीक है, कैसे क्लियर होगा सो समझिए आप। आपके सामने जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, बुक्स होता है, ठीक है, नोटबुक्स होते हैं, तो जब ये बुक्स और नोटबुक्स जो होते हैं, तो आप इसको अगर छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपने नंबर को इंक्रीज कर ले या फिर ये ऑर्गेनाइज होकर कुछ और फॉर्म करके आपको दे दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये अपने नंबर को खुद ही रेप्लिकेट नहीं करता, उसको ही इंक्रीज करके आपको नहीं देता है। ठीक है, बट अगर लाइव सेल्स हैं कहीं पे, ठीक है, अगर आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, हमारे पास आगे चैप्टर्स हैं इसके लिए। और टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, किस टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको क्लास 9th में भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेल्स को अगर आप लाइव सेल्स को अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है आपके सामने, टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ठीक, टिश्यूज को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे। और जब आप ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को वहाँ पे क्या करने के लिए, परफॉर्म कराने के लिए, तो क्या फॉर्म होता है वहाँ पे, आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनता है। सबसे आसान जो आपको समझ आ सकता है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो आपसे जब भी पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक बात समझाई जाती है कि एलिमेंट्री कैनाल, इट मीन्स कि माउथ टू एनस। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स का अपना अपना रोल होता है इसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है,
तो ये सब मिल के क्या करते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात हम करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, आपके सिस्टम्स होते हैं। जैसे ब्लड को आपकी बॉडी में टॉप टू टो सर्कुलेट कराने के लिए क्या है आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मैं आपको अभी बोल रही हूँ और आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसके लिए क्या प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, आपका नर्वस सिस्टम वेल फंक्शनिंग कंडीशन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम्स इस तरीके से आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं। तो जब ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होते हैं किसी एक पर्पस के लिए, वहाँ पे कि उनका एम एक ही है, उनको पर्पस एक ही कराना है, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब सारे ऑर्गन सिस्टम को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे फिर ये क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल्स या फिर किसको फॉर्म करते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आपको इतनी बात अभी तक समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्राइटेरियाज अलग अलग और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जब हम किसकी बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अब एक ही सेल है, उसी को अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको ये नहीं पढ़ा सकती कि ये सेल्स है, सेल्स को ऑर्गेनाइज करके हम टिश्यू बनाएंगे, देन टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, देन उसके बाद एक प्रॉपर इंडिविजुअल बना है, ठीक है। ऐसा मैं आपको वहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि वो क्या है, पूरी यूनिसेलुलर है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया और कंडीशन एप्लीकेबल होगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप नॉन लिविंग चीज़ों को एक जगह छोड़ दे ऑर्गेनाइज करके, आप ऐसा सोचिए कि वो खुद ही सेल्फ रेप्लिकेट करेगा या वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अच्छा खासा कैरेक्टराइजिंग फीचर माना जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी और ये आप प्रीवियस क्लासेस से ही सीखते आए हैं और ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसको समझना बहुत इजी है आपके लिए कि अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो टिश्यूज फॉर्म होते हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं दैट इज ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ यूनाइट करके प्रॉपर मेंटेन्ड फॉर्म में काम करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से रन कराने के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस तरीके से अपने आप में एक यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग सिस्टम में, पूरे बायोस्फीयर में, पूरे अर्थ पे कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे रिप्रोडक्शन के केस में मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था कि रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, वहाँ पे फीमेल्स कैसी होंगी, वहाँ पे वो बर्थ नहीं कर सकती किसी ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती तो हम ऐसा बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग है। या फिर म्यूल्स का एग्जाम्पल अगर आप लीजिए तो ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं नेचर में, ठीक है। तो अब ऐसा भी हम नहीं बोलेंगे कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ये टॉपिक्स जो थे प्रीवियस टॉपिक्स क्या करते हैं, थोड़ा वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, ये क्या है, एक कैरेक्टराइजिंग फीचर माने जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सिंपल सा टॉपिक भी समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।